सबसे बड़ा गुनाह। फरजाना ने उन 16 औरतों पर नजर दौड़ाई जो जनाना जेल से इस कमरे में लाई गई थी। फिर उसने नजर भर के उस नौजवान डॉक्टर और डॉक्टरनी को देखा जो बीच वाली कुर्सी और स्टूल पर बैठे थे। वो तंज से मुस्कुराई और 18 कप से भरी ट्रे उसने आगे बढ़कर उनके पास मेज पर रख दी। महिला डॉक्टर बोली, सबको दो, हम सब साथ ही चाय पियेंगे। फरजाना फिर मुस्कुराई। साथ, चाय पीने में, खाना खाने में, इसमें तो इंसान को बड़ी आसानी से साथ मिल जाता है। इससे जरा भी बड़े काम में साथ चाहो तो लोग कैसे दामन झटक लेते हैं। वो गोल रखी हुई प्लास्टिक की कुर्सियों में सबसे पीछे बैठ गई। उसके सामने और अगल बगल उम्र कैद काट रही औरतें थीं। सब की सब खूनी, सब की सब अकेली। कुछ दिन पहले आई जेलर ने जेल में नए तजुर्बे करने शुरू किए थे। ये भी कोई नई किस्म की थेरेपी थी। जुर्म साबित हो जाने के बाद सजा काट रही औरतों के लिए ग्रुप थेरेपी के दौरान उन्हें अपनी कहानी सुनाकर खुद ये तय करना था कि उनके जीवन में उनके हिसाब से सबसे बड़ा जुर्म क्या था। वो जिसकी वो सजा काट रही थी या कोई और। जेलर ने बताया था कि इस ग्रुप थेरेपी से उन्हें जेल की सजा के बाद जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी। छूटने के बाद का जीवन, एक दिन से दूसरे दिन जीते रहने में भला सहायता की क्या जरूरत हो सकती है। बातचीत शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जितना बताना चाहे उतना ही बताए। अपने जुर्म की बात ना करना चाहे तो दूसरों की दास्तान सुने ताकि खुद अपने किए का सामना कर सके। 3-4 औरतें सुना चुकी थी। 2-4 उनकी कहानी पर, कुछ अपनी आप बीती पर सोच करके रो रही थी। फरजाना को ये सब ढकोसला अच्छा नहीं लग रहा था। चाय एक घूंट में गले से उतार कर उसने एक हाथ से कप जमीन पर रखा और दूसरा हाथ हवा में उठाया। डॉक्टर की आंखों में जरा सी हैरानी आई। फिर उसने अपनी साथी की तरफ मुड़ करके देखा। अभी तक औरतों को कुछ भी कहने के लिए बहुत समझाना और उकसाना पड़ रहा था। डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली, तुम खुद ही अपनी बात कहना चाहती हो, ये तो बहुत अच्छा है। कहना तो है ही, तो पहले ही कह करके छुट्टी पालू। ये सब चोचले मुझे पसंद नहीं है। मेरी कहानी तो आपको जेल रिकॉर्ड से, मेरी केस हिस्ट्री से भी मिल जाती। फिर मेरे मुंह से सुनने से भला क्या बदल जाएगा। फिर भी जब आप इसीलिए आई हैं तो सुनिए। मैं 14 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ। मियाँ महमूद अहमद की साइकिल मरम्मत की दुकान थी। बरेली में अपना मकान था। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, कुरान जरूर पढ़ाया गया था। घर के पास के मदरसे में 2 साल बुनियाद भी पढ़ी थी और तमीज तहजीब भी सीखी थी। जब 11 साल की हुई तो मौलवी साहब आकर के अब्बा से कह गए। उनका हुक्म ना मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मुझे बुर्का पहना दिया गया। मदरसे की उस्तानी जी ने भी बार बार यही समझाया था, औरत वही इज्जतदार होती है जिसे दुनिया की शर्म होती है। औरत की इज्जत या तो घर में महफूज होती है या बुर्के में। जो औरत घर के बाहर बुर्के के बिना निकल गई, वो तो समझो कोठे पे जा बैठी। बुर्के पहनी हुई औरत को मर्द खुद ही इज्जत की नजर से देखते हैं। घर की इज्जत और औरत की आबरू है बुर्का। मुझे अच्छे कपड़ों का बहुत शौक था। पड़ोस के एक घर में सिलाई स्कूल था। वहां मैंने 1 साल सिलाई सीखी थी। किसी भी तरह का डिजाइन देखकर नकल कर डालती। जब बुर्का पहनना पड़ा तो मैं कितना रोई थी। ये क्या कि इतने अच्छे कपड़े बना करके पहनो, बनो सवरो, और ऊपर से एक काला गोरा सर से पांव तक ओढ़ लो। मुंह पर क्रीम, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगाओ, बुंदे और हार पहनो और सबके ऊपर काला काला नकाब डाल लो। शुरू शुरू में तो ऐसा जी चाहता था कि फाड़ करके चिंदी चिंदी कर डालूं इस नकाब को। फिर धीरे धीरे आदत हो गई।
कुछ महीने बाद तो अगर बुर्का पहने बगैर आंगन के बाहर झांक भी लेती तो ऐसा लगता जैसे नंगी बाहर निकल गई हूँ। ये डर भी दिल में बैठ गया कि अगर कहीं बुर्के के बिना निकली तो न जाने क्या हो जाए। शायद ये मर्दुए मुझे उठा करके ले जाए, मेरी इज्जत लूट ले, मुझे किसी कोठे पर बेच आए, और भी न जाने क्या क्या ख्याल दिल में घर कर गए थे। जब कहीं बाहर जाती और खैरियत से घर वापस आ जाती तो इस बुर्के का कितना शुक्र मनाती जो मुझे इज्जत आबरू समेत सही सलामत घर ले आया, जहां मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मैं अपने बुर्के से मोहब्बत करने लगी। वो मेरा मुहाफिज था, मुझे समाज में सम्मान दिलाता था। मेरे शरीर और मेरी इस्मत उसी की वजह से महफूज थे। जब शादी तय हुई तो मैंने जिद करके अपने लिए नया बुर्का बनवाया। उसके गले और आस्तीनों पर नाजुक कशीदा किया, नकाब के चारों तरफ महंगी वाली लेस लगाई, सिर पर आने वाले गोल पर सलमा सितारे का काम किया। जितना भी हो सकता था बुर्के को सजाया, ताकि लोग अंदर के कपड़े को ना सही, कम से कम बुर्के को ही देख करके तारीफ करें। और सचमुच हुआ भी ऐसा। मेरे दहेज में आए सब कपड़ों से ज्यादा औरतें उस बुर्के को ही उलट पुलट के खोल खोल कर देख रही थी। दो तीन बड़ी बूढ़ियों ने तो मुंह दिखाई के वक्त ही ऐसा बुर्का बना करके अपनी बहू को देने की फरमाइश कर डाली। मेरे शौहर ने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि उनकी माँ ने अक्सर बीमारी से मुस्तकिल बीमारी की मंजिल तय करके खाट पकड़ ली। लेकिन बीवी घर में हो तो उसका इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। मैं घर का सारा काम करती, सास की देखभाल दवा दारू करती, दो छोटे देवरों को खाना पका करके खिलाती, सबसे छोटी ननद को नहलाती तैयार करती। रात को जब थक हार कर जिस्म टूट रहा होता तो दो तीन बार मियाँ को सवारी भी कराती। बाहर निकलना तो दूर के ख्वाब हो गए। दिल महसूस कर मैंने नया बुर्का अखबार में लपेट करके संदूक में सबसे नीचे रख दिया। 6 साल की खिदमत लेकर के सास अल्लाह को प्यारी हुई। वैसे अच्छी थी बेचारी, पर उस वक्त तो यही लगा कि चलो एक अजाब से तो जान छूटी। लेकिन सास का मरना था कि ससुर का घर में पड़े रहना शुरू हो गया। उनकी पान बीड़ी सिगरेट की दुकान थी। सुबह सबसे पहले वही घर से निकल जाया करते थे और रात को ही लौटते थे। अब जब देखो तब घर पर बने रहते। पहले पहले तो मैं समझी सास के गम में घुले जा रहे हैं बेचारे। फिर लगा जैसे अजीब नजरों से मुझे देख रहे हैं। कभी कुछ लेने देने में बिला वजह हाथ छू देते, उंगली दबा देते। सास जब तक थी तब तक मुझे बहू या दुल्हन पुकारा करते थे, अब नाम लेकर के बुलाने लगे। कभी कभी नाम छोटा करके फर्जू पुकारते। मैं पूरे वक्त 15-16 साल की ननद को साथ रखती। शादी को 8 साल गुजर गए थे और मेरे 3 बच्चे हो गए थे। ननद भी ब्याह कर अपने घर की हो गई। बड़ा देवर पान की दुकान पर बैठने लगा। छोटा देवर और मेरे 2 बच्चे स्कूल चले जाते। छोटे बच्चे के साथ अब मैं घर पर अकेली। एक दो बार मैंने महमूद से कहा भी मुझे अब्बा से डर लगता है, पर उन्होंने या तो समझा नहीं या समझना चाहा नहीं। बस इतना कह करके टाल दिया कि अपने बाप जैसे ससुर से भला डर कैसा। फिर मैंने एक चाल चली, बड़े देवर की शादी तय कर दी। जब देवरानी आ जाएगी तब मुझे घर पर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वो सामने होगी तो इन्हें इस तरह की हरकतें करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लड़की वालों के यहाँ मुझे मिठाई वगैरह लेकर के जाना था। सोचा इससे बेहतर मौका फिर कब मिलेगा। इतने अरमानों से बनाया हुआ बुर्का आज नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। संदूक खोल करके बुर्का निकाला, लेस की किनारी जॉर्जेट के नकाब वाला। एक बार पहन करके देख रही थी कि ठीक से आता भी है या नहीं। आईने के सामने पहन कर नकाब उल्टा ही था कि ससुर कमरे में घुस आए और पीछे से मुझे दबोच लिया। मैंने हाथ पांव मारे, छटपटाई, मगर उन्होंने उठा करके पलंग पर फेंक दिया। पलंग की पट्टी से सर इतनी जोर से टकराया कि मुझे चक्कर सा आने लगा और वो चिल्लाने लगे, सचती है, सचती है, बंद सवर करके मुझे लुभाती है, छिनाल कहीं की। मैं मिन्नत करे जा रही थी, खुशामद करती रही
नहीं अब्बा, छोड़ दीजिए अब्बा, मैं कहाँ सज रही हूँ, मैं तो बुर्का पहन रही हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ अब्बा। आधा घंटा बाद वो अपनी हवस शांत करके बाहर चले गए। मैं टूटा जिस्म लिए उठ करके गुसलखाने में जा ही रही थी कि पड़ोस की एक औरत आ गई। उसी ने संभाला, हाथ मुंह धुलाया और ये सलाह भी दी कि मस्जिद के इमाम के पास जाऊं। इमाम साहब ने मेरी बात तो कम सुनी, हाँ अपने सवाल बहुत पूछे। पीछे से पकड़ा था? कहाँ से? कमर से या छाती से? छातियां पकड़ी थीं या मसली थीं? चूमा था। अच्छा, कहाँ कहाँ? कपड़े कौन से फाड़े? कमीज या सलवार? पहले ऊपर वाले या पहले नीचे वाले? सलवार के नीचे कुछ पहने थी या नहीं? अच्छा, अच्छा पहने थी। कैसा? घुटनों वाला या तिकोन वाला? उसके बाद उन्होंने मुझे घर जाने को कहा और महमूद और मेरे ससुर को बुलाया। तीनों में क्या बात हुई वो तो पता नहीं, मगर अगले दिन मेरे नाम पर फतवा जारी हो गया। मुझे ससुर के साथ निकाह करना होगा और अपने शौहर को बेटा मानना होगा। और अपने तीनों बच्चों को, जिन्हों जिन्हें 9 9 महीने कोख में रखा, उन्हें क्या समझूं? अपने बच्चे या अपने पोते? लेकिन मुझ में भी न जाने कहां से हिम्मत आ गई। मैंने भी सरकारी कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। तीनों बच्चों को साथ लिए मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने ससुर को गिरफ्तार कराया। 1.5 साल तक मुकदमा चला। अखबार वालों ने भी कितना लिखा। गैर सरकारी संस्थाएं भी साथ खड़ी हो गईं। उनमें से कुछ ने महमूद को समझाया। वो भी बाप के खिलाफ मेरा साथ देने को राजी हो गए। मुझे यकीन हो गया मुझे न्याय मिलेगा। अब मंजिल दूर नहीं। और हुआ भी ऐसा। 10 साल की कैद हुई उसे। मैं खुश थी। अब मैं घर लौट सकती हूँ, अपने बच्चों के साथ शौहर के पास लौट सकती हूँ। मैं अपने मायके से तैयार होकर के निकलने ही वाली थी कि महमूद आ पहुंचे। बरेली के मौलवियों ने एक और फतवा जारी कर दिया था। मेरा और महमूद का अब कोई संबंध नहीं हो सकता था। अगर हम दोबारा निकाह भी कर ले तो भी वो नाजायज माना जाएगा। महमूद ने कहा कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर वो जात बिरादरी से अलग नहीं हो सकते। वो लोगों की फिक्रेबाजी और तानाकशी का निशाना नहीं हो सकते। कोर्ट एक मुजरिम को सजा तो दे सकता है, मगर शरीयत में दखल नहीं कर सकता। इसीलिए अब तो तलाक ले लेना ही बेहतर है। दोनों ही दोबारा जिंदगी शुरू कर सके। दोबारा शुरुआत। वो अकेले, मर्द, कामकाजी। मैं 3 बच्चों के साथ बेकार औरत। खैर, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। वो पैसा तो उनको मुझे दे देना चाहिए जो मेरे बच्चों की परवरिश के लिए कई गैर सरकारी संस्थाओं ने दिया था। महमूद चुप्पी साध गए। मैं समझ गई बात बिरादरी और शरीयत से बढ़कर पैसे पर आ गई है। महमूद ने मेरा साथ उनके समझाने की वजह से नहीं, उनका पैसा देख करके दिया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। 3 बच्चे, मैं अकेली कैसे पालूं? किस पर बोझ बनूं? घर के पिछवाड़े का दरवाजा खोला तो सामने गोल गोल कांटेदार फलों से लदी धतूरे की झाड़ी दिखी। रात के अंधेरे में तोड़ लाई, पीस कर दूध में मिलाकर के बच्चों को भी पिला दिया, खुद भी पी लिया। अस्पताल में जब होश आया तो पता चला उन तीनों को तो आजादी मिल गई और मुझे खून का मुकदमा। पूरी कहानी बस इतनी है। वो उठी, पलटी और बाहर की तरफ चलने लगी। डॉक्टरनी उसके पीछे लपकी और उसका रास्ता रोक करके बोली, ठहरो फरजाना, अभी बात पूरी नहीं हुई। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम अपने किस काम को अपना सबसे बड़ा अपराध मानती हो। एक पल को फरजाना की आंखों में हैरानी झलकी। अरे, बता तो दिया आपको, और कैसे बताऊं? फरजाना, हम तुम्हें अपनी जिंदगी को समझने में मदद करने के लिए आए हैं। तुम्हें बताना है कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा सबसे बड़ा बड़ा जुर्म क्या है।
हमें कोर्ट के फैसले से कोई सरोकार नहीं है। तुम अपने आप को किस मामले में गुनाहगार मानती हो, ये हमें जानना है। क्या तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ? तुम इसे अपनी गलती समझती हो? तुम खुद को बचा नहीं पाई, इसे अपना अपराध मानती हो? तुमने मुल्लाओं से मदद मांगी, इसे नादानी समझती हो? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न्याय मांगा और पाया, ये जुर्म किया तुमने? या अपने बेकसूर बच्चों का खून किया? ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। फरजाना के मुंह पर फिर वही तंजिया मुस्कुराहट आ गई। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझी। मैंने यकीन किया कि घर में औरत महफूज होती है। यकीन किया कि जो औरत बुर्का पहनती है उसे सब इज्जत की नजर से देखते हैं। जमाना उसका साथ देता है, खुदा उसका निगहबान होता है। इस झूठ पर बगैर सोचे समझे, बिना जांचे परखे मैंने विश्वास किया। यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है।